हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेप क्लासेस एकेडमी। आज हम लोग पर्सपेक्टिव के लास्ट चैप्टर का जो सेकंड पार्ट बच गया था वो ख़त्म करेंगे और इससे हमारे पर्सपेक्टिव का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। पर्सनालिटी पर्सनालिटी refers to the unique set of psychological traits, behaviors, attitudes and patterns of thinking that defines an individual। तो दो इंडिविजुअल अगर हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो उनके पर्सनालिटी से पता चल जाता है। कैसे? क्योंकि पर्सनालिटी में उनका बिहेवियर रहता है, उनका एटीट्यूड रहता है, फिर उनका साइकोलॉजिकल ट्रेट्स क्या है वो रहते हैं, वो किस तरीके का थिंकिंग पैटर्न है उनका वो सब रहता है। तो ये जो सब चीज़ें हैं पर्सनालिटी में, ये दो लोगों को डिफरेंट बनाती है। फिर है की डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी। ये एग्जैक्टली वैसी है जो हमने पहले डिस्कस किया था। इसमें हमारा आ जाता है जैसे कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं। बहुत खुल के कोई कोई बोलता है वो होते हैं एक्सट्रोवर्ट, जो बहुत रिजर्व्ड रहते हैं वो होते हैं इंट्रोवर्ट। फिर न्यूरोटिसिज्म रहता है, इमोशनल स्टेबिलिटी रहता है, किसी किसी का इमोशंस पे बहुत ज़्यादा होल्ड रहता है और कोई कोई बहुत जल्दी एनजाइटी में आ जाता है, सैडनेस में आ जाता है, इरिटेट हो जाता है। फिर ओपननेस होता है, कोई बहुत ओपन होता है तो कोई बहुत ही अलग बहुत ही कम लोगों के साथ घुलता मिलता है। फिर अग्रीबलनेस इज कैरेक्टराइज बाय ट्रेट्स सच एज काइंडनेस, एम्पैथी। किसी में बहुत ज़्यादा होता है, किसी में नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें जो है ये की डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी है। हर लोगों के ये अलग अलग तरीक़ों से उनके अंदर होता है। कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल होता है, कोई बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल नहीं होता है। तो ये सब ट्रेट्स हैं पर्सनैलिटी के। Assessment of personality. Personality assessment refers to process of measuring and evaluating various aspects of an individual personality। एक इंडिविजुअल के पर्सनैलिटी को हम लोग किस तरीके से इवेल्युएट करते हैं वो है पर्सनैलिटी असेसमेंट। इट इज़ यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स सच एज साइकोलॉजी, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, काउंसलिंग, इन सब चीज़ों में यूज़ होता है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है ताकि इंडिविजुअल के पैटर्न ऑफ थिंकिंग के बारे में, फीलिंग के बारे में हम लोग जान सकें, ताकि हमें पता चले वो किस तरीके से डिसीजन लेगा या फिर पर्सनल डेवलपमेंट उसका कैसे होगा, क्या थेरेपी चाहिए, वो सब पता चले। अब पर्सनालिटी असेसमेंट के दो टेक्निक होते हैं, एक है प्रोजेक्टिव टेक्निक, एक है नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक। तो हमारा पहला है प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर टाइप ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट जहाँ इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंटेड विद एम्बिग्विश स्टिमुलाई। उनको कुछ कुछ चीज़ें दिखाई जाती है, जैसे इमेजेस हो सकता है, वर्ड्स हो सकता है, एक सिचुएशन हो सकता है, और उनको उस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए बोला जाता है। द आइडिया इज दैट पीपल रिस्पॉन्सेज टू दीज स्टिमुलाई रिवील एस्पेक्ट्स ऑफ देयर अनकॉन्शियस माइंड, डिजायर्स एंड इनर थॉट्स। तो हर सिचुएशन में सबका सोचने का, बात करने का और डिसीजन लेने का तरीका अलग होता है। तो उसी तरीके से उनको स्टिमुलाई दिया जाता है और देखा जाता है कि वो उस पर किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और उनके रिस्पॉन्स से ही पता चल जाता है कि सामने वाले का पर्सनैलिटी कैसा है। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक है। पहला है रॉस्चच इंक ब्लॉट टेस्ट। इसमें क्या होता है? इसमें होते हैं 10 इंक ब्लॉट्स, यानी क्रिएटेड बाय हरमन रॉस्चच, दैट आर डेलिबरेटली एम्बिग्विश। द इंडिविजुअल इज आस्क्ड टू डिस्क्राइब वॉट ईच इंक ब्लॉट लुक्स लाइक टू देम और वॉट इट रिमाइंड्स देम ऑफ। कुछ एक इंक का, जैसे हम लोग अगर हम लोग इंक को फैला देते हैं एक जगह, तो वो कुछ एक पैटर्न ले लेता है। तो उनको दिखा के पूछा जाता है कि उनको उसमें क्या दिख रहा है, किस तरीके से दिख रहा है, और वो देख के उनको क्या चीज़ें याद आती हैं। पर्पस क्या है? इट इज़ डिज़ाइन टू मेजर अंडरलाइंग थॉट्स डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर क्या है, उनका इमोशनल फंक्शनिंग कैसे काम करता है, उसके आंसर्स पे डिपेंड करता है। द रिस्पॉन्सेज आर एनालाइज्ड फॉर थीम्स, रेकरिंग पैटर्न एंड इमोशनल टोन विच कैन प्रोवाइड इंसाइट इंटू इंडिविजुअल्स अनकॉन्शियस प्रोसेसेस, इमोशनल फंक्शनिंग एंड वर्ल्ड व्यू। उनका व्यू क्या है लोगों की तरफ, या फिर वो किस तरीके से सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, वो सब उनसे पता चलता है। फिर है थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, TAT। A TAT involves showing individuals a series of ambiguous pictures that depict various social situations। बहुत सारे various situations जो होते हैं, social situations, उनको वो images दिखाए जाते हैं जिसमें बहुत सारे scenes होते हैं, उसमें क्या हो रहा है, कौन कौन characters हैं, क्या feeling है, क्या thinking है, वो सब उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और इससे रिवील करने की कोशिश करते हैं कि उस इंसान का मोटिव क्या है, वो किस तरीके से व्यू करता है वर्ल्ड को, या फिर कुछ अगर वो एक कॉन्फ्लिक्ट देख लेता है, फिर कुछ एक ऐसा पिक्चर देख लेता है उसमें जो उसको उसके पास्ट की याद दिलाती हैं, या फिर उसको कुछ एक याद दिला देती हैं, कुछ एक उसको वो अफेक्ट करती हैं, तो किस तरीके से अफेक्ट करती हैं। तो वो सब चीज़ें देखने से उसका जो पर्सनैलिटी है वो पता चलता है। ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट। इन दिस प्रोजेक्टिव टेक्निक द इंडिविजुअल इज आस्क्ड टू ड्रॉ अ पर्सन। समटाइम्स एडिशनल इंस्ट्रक्शंस आर गिवन, एग्जाम्पल ड्रॉ अ मैन, वुमेन और अ चाइल्ड। This test is used to assess self-concept, emotional state, and cognitive and motor development।
इट इज़ ऑफन यूज विद चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर इमोशनल फंक्शनिंग। ये जनरली क्या होता है, काउंसलर्स जो लोग होते हैं, जैसे छोटे बच्चे, उनका कुछ मेंटल डिसऑर्डर है, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो उन छोटे बच्चों के साथ हम हायर ऑर्डर की इमोशनल बातें नहीं कर सकते कि आप क्या सोचते हो, वो नहीं समझा पाएंगे बिकॉज दे आर किड्स। तो उस टाइम पे क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है अच्छा आपको कैसा फील हो रहा है उसका ड्राइंग करो। तो वो जब ड्रॉ करते हैं उसी से पता चल जाता है कि वो इमोशनल है या वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है या फिर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है। तो बच्चों से उस तरीके से हम लोग इमोशनल पैटर्न उनका जानने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, इसमें क्या होता है, एक सेंटेंस आधा बोला जाता है, फिर सामने वाले को बोला जाता है उसको कंप्लीट करो। तो उससे भी उनके एटीट्यूड, उनका इमोशन समझ आता है। जैसे आई फील हैप्पी व्हेन, तो कुछ लोग बोलेंगे कि व्हेन आई एम विद माई ग्रैंड पेरेंट्स। जो क्रिमिनल होंगे वो बोलेंगे व्हेन आई कमिट क्राइम। तो उन दोनों के आंसर्स में कितना डिफरेंस है। एक ने बोला मुझे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने में हैप्पी फील होता है, एक ने बोला मुझे क्राइम करने से हैप्पी फील होता है। तो दोनों का पर्सनैलिटी समझ आ जाता है कि ये जो है वो किस टाइप का इंसान है और ये जो है वो क्रिमिनल है, इट इज़ ऑब्वियस। तो इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट का यूज़ किया जाता है। Non-projective technique. Non-projective technique, also known as objective technique or self-report inventories, rely on standardized questions or items designed to measure specific personality. These tests are structured, meaning that they use clear, unambiguous questions with fixed response options such as yes and no, multiple choice, लिकिड स्किल्स। इस टाइप के एकदम डायरेक्ट जो आंसर्स होते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। टाइप्स क्या है, सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनर, जहाँ पे सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज आर अमंग द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ नॉन प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट। दे इन्वॉल्व आस्किंग इंडिविजुअल टू रिस्पॉन्ड टू अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चनर बनाया जाता है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और उसमें ब्लॉक्स दिए जाते हैं, उनको या तो टिक करना है या तो येस नो लिखना है या फिर येस नो पे टिक करना है। उस तरीके से उनके आंसर्स जो मिलते हैं उसको फिर वेरीफाई किया जाता है और पता करते हैं कि उसका पर्सनैलिटी कैसा है। एग्जाम्पल, बिग 5 इन्वेंट्री मेजर्स द 5 मेजर पर्सनैलिटी डायमेंशन, जिसमें ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, अग्रीबलनेस एंड न्यूरोटिज्म आ जाता है। फिर MMPI यूज टू एसेस पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर एंड आइडेंटिफाई साइकोलॉजिकल कंडीशंस, पर्टिकुलरली क्लिनिकल सेटिंग। तो इन सब टाइप के जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं वो हम लोग क्वेश्चनर मेथड से पता कर सकते हैं। फिर आता है बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होता है, एक ट्रेंड ऑब्जर्वर होता है जो कि रिकॉर्ड करता है एक इंसान का, जिसके पर्सनैलिटी के बारे में हमें जानना है, उसका रियल वर्ल्ड में कैसा सेटिंग है, वो कैसे एनवायरनमेंट को अपने आसपास कंट्रोल करता है, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है। इट कैन इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग द सब्जेक्ट इन सोशल सिचुएशन, वर्क प्लेस में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, घर पे कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक टास्क में है तब कर सकते हैं। उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके आइडेंटिफाई किया जाता है कि उसका बिहेवियर कैसा है, इंटरेक्शन कैसा है, रिएक्शन कैसा है, और उस तरीके से उसका पर्सनैलिटी पता किया जाता है। फिर है इंटरव्यूज़, जहाँ पे इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस, वो लोग स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस रखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछना है, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस रखते हैं जिससे इंसान का एक्सपीरियंस, एटीट्यूड, थॉट सब पता चले। तो वो क्वेश्चंस पूछ के पर्सनैलिटी असेसमेंट करके, जनरली ये जॉब इंटरव्यूज़ में यूज़ किया जाता है, उनका लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं, इंटरपर्सनल स्किल है या नहीं, वो सब पता किया जाता है। दैट इज़ इंटरव्यू मेथड। फिर है हमारा टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, जो कि हमने ऑलरेडी इससे पहले डिस्कस किए थे, वही सब इसमें है, तो इसका एक्सप्लेनेशन इतना चाहिए नहीं, मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ उसमें क्या क्या हमने टाइप्स कवर किए हैं। वही एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट जो मैंने आपको बोला था, उससे पता चलता है पर्सनालिटी का। इमोशनल स्टेबिलिटी से पता चलता है। ओपननेस कितना है या नहीं है, कितने लोगों का होता है, कितने लोगों का नहीं होता है, उससे उनके पर्सनैलिटी का पता चलता है। अग्रीबलनेस है या नहीं है, फिर कॉन्शियस है या नहीं है। तो इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ये 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। तो टाइप्स में भी वही सब आ जाता है। फिर फैक्टर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के फैक्टर्स क्या क्या हैं। पहला बायोलॉजिकल फैक्टर है, जैसे हमने पहले लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था क्रिएटिविटी को लेके। तो जेनेटिक्स में आ जाता है, हेरिडिटरी में आ जाता है कि हेरिडिटरी जो होता है वो मेजर रोल प्ले करता है आपका पर्सनैलिटी कैसा है, कि आपके जो पूर्वज थे वो कैसे थे। तो उनका हेरिडिटरी ऑब्वियसली मूड स्विंग्स हो या फिर जो रिएक्शन करने का तरीका हो, वो कुछ ना कुछ हेरिडिटरी में आपके पास ज़रूर आता है। तो उस तरीके से आपका पर्सनैलिटी डेवलप होता है। फिर टेम्परामेंट जो होता है, इट रेफर्स टू इनेट बायोलॉजिकल बेस्ड कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी सच एज मूड। आपका मूड क्या है, एनर्जी लेवल क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, उस चीज़ में भी एक आपका जो पर्सनैलिटी है वो पता चलता है। अ चाइल्ड्स टेम्परामेंट सच एज बीइंग मोर ईजी गोइंग और मोर इरिटेबल कैन इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर। कुछ बच्चे बहुत ईजी गोइंग होते हैं, कुछ भी हो क्या फ़र्क पड़ता है, तो उनका पर्सनैलिटी अलग हो जाता है। और कुछ बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, उनका पर्सनैलिटी अलग होता है। फिर न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर, जैसे ब्रेन का स्ट्रक्चर है
और जो फंक्शन कैन हैव इफेक्ट ऑन पर्सनैलिटी टेस्ट। सबका ब्रेन स्ट्रक्चर भी अलग होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कोई अपने लेफ्ट ब्रेन पे ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, कोई राइट ब्रेन की तरफ ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, तो उसमें इम्पल्सिव है या नहीं है, वो सब चीज़ों में भी जो पर्सनैलिटी है बच्चों का वो डिफ़र करता है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर में पेरेंटिंग एंड फैमिली एनवायरनमेंट। अगर आपका फैमिली एनवायरनमेंट बहुत हैप्पी गो लकी टाइप का है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही काम है, तो आपका पर्सनालिटी भी वैसे ही डेवलप होता है। अगर आपके घर में बहुत डिस्टर्बेंस है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बच्चों को वही चीज़ अडेप्ट हो जाता है और उनको लगता है वो नॉर्मल है, तो उनका पर्सनैलिटी भी वैसा हो जाता है। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, आपका स्टेटस कैसा है, क्या आपको प्रॉपर एजुकेशन मिल रहा है, हेल्थ केयर मिल रहा है, एक्टिविटीज़ करने के लिए मौका मिल रहा है, वो सब चीज़ें भी बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लाता है और सोशली अडेप्ट करने की क्षमता देता है। और अगर नहीं हो तो फिर उनके अंदर जो कमी रह जाती है उस वजह से उनके पर्सनैलिटी पे बहुत अफेक्ट पड़ता है। पीयर इन्फ्लुएंस, कभी कभी अपने दोस्तों के साथ रह के हम कुछ बिहेवियर्स, कुछ एटीट्यूड्स अपना लेते हैं। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये कोई बच्चा बिगड़ गया क्योंकि उसका जो फ्रेंड सर्कल है वो अच्छा नहीं है, तो वो क्या होता है, वो जानबूझ के नहीं करता है, वो ऑटोमेटिकली वो पर्सनैलिटी अपने अंदर डेवलप करने लगता है। तो वो पीयर इंटरेक्शन की वजह से, पीयर इन्फ्लुएंस की वजह से भी पर्सनैलिटी टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है। लाइफ के एक्सपीरियंसेस, अगर कुछ कुछ लोग होते हैं जो अपने लाइफ में बहुत स्मूथली बढ़ जाते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस अलग होता है। भले ही वो आज बहुत एजेड हो, उनके अंदर जितनी समझ नहीं होगी। जो छोटे बच्चे जो बचपन से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, जिनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, फिर कुछ एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि उनको सब कुछ खुद संभालना पड़ता है, तो उस 40 ईयर्स के इंसान से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ये छोटा बच्चा होगा, क्योंकि उस तरीके का लाइफ एक्सपीरियंस उसने किया है। तो ये लाइफ एक्सपीरियंस जो होता है ये भी आपके पर्सनैलिटी को बदलता है। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है आपका, आप कौन से कल्चर्स को फॉलो करते हो, कौन से कस्टम प्रैक्टिस करते हो, कौन से बिलीफ में आपका आप किस चीज़ को बिलीव करते हो, तो वो जो कल्चरल चीज़ें होती हैं वो भी आपके इमोशंस, डिज़ायर्स एंड गोल्स को बहुत अफेक्ट करती हैं। फिर है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या होता है कि आप इंडिविजुअल को जो वैल्यूज़, बिहेवियर्स टीच करता है, दैट इज़ सोशलाइजेशन, कि आपको कैसे सोशल होकर रहना है अपने सराउंडिंग में। तो this process occurs through interaction with family, peers, school and media. Socialization shapes personality by teaching norms and rules about behavior, influence traits like जो भी आपका, आप कैसे एम्पैथेटिक हो या नहीं, आप लविंग हो या नहीं, केयरिंग हो या नहीं, उसके ऊपर भी आपका पर्सनैलिटी डिपेंड करता है। जेंडर रोल एक्सपेक्टेशंस, अब जेंडर रोल एक्सपेक्टेशंस क्या है, जैसे जेंडर के हिसाब से भी होता है। जैसे जो लड़के होते हैं उनसे एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है, लड़कियों से सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन कुछ और होता है। वो जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो भी आपके पर्सनालिटी को उस तरीके से डेवलप कर देता है। तो वो हो गया हमारा जेंडर रोल एक्सपेक्टेशन। फिर कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, आपकी सोसाइटी में, आपके घर पे किस तरीके के नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को फॉलो किया जाता है, किस, तो वो भी आपके बिहेवियर को, रिलेशनशिप को, पर्सनल गोल्स को, सबको इन्फ्लुएंस करता है। और उस इन्फ्लुएंस की वजह से आपके पर्सनालिटी में डिफरेंस आ जाता है। कॉग्निटिव एंड लर्निंग फैक्टर, कॉग्निटिव फैक्टर pertains to the mental process involving acquiring knowledge and understanding, जिसमें perception, memory, problem solving ये सब आ जाता है। तो cognitive development आपका कैसा है, the way individual think, reason and understand the world around them influences their personality development. Learning and conditioning, personality can be shaped by learned behavior both through classical condition and operant condition. These learning experiences influences habitual responses, emotional reactions and coping mechanism. आप किस तरीके से learning and conditioning करते हैं वो भी आपके personality को बहुत affect करता है। आपका सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्सेप्ट, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है, आप कैसा फील करते हो, और वो सब जो एन इंडिविजुअल का जो सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ एस्टीम होता है वो डेवलप होता है कॉग्निटिव प्रोसेस से, दैट इन्वॉल्व्स रिफ्लेक्शन एंड कंपैरिजन टू अदर्स। तो इसमें या तो आप इनसिक्योरिटी रहता है आपके अंदर, या बहुत वल्नरेबिलिटी रहता है, या फिर आप बहुत ही ईजी गोइंग इंसान है, वो सब आपके खुद के सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस पे उसके वजह से भी आपकी पर्सनालिटी का पता चलता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ कितने टाइप के होते हैं, पहला होता है पर्सनल वैल्यू, जो कि हमें जो एक प्रिंसिपल वैल्यूज़ होते हैं हमारे अंदर होना चाहिए, और ये हर इंसान के अंदर जो होता है वो पर्सनालिटी डेवलप करता है, शेप करता है। वो हो जाता है हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट, इंटीग्रिटी, एम्बिशन एंड इंटरडिपेंडेंस। फिर आता है फैमिली वैल्यूज़, जो कि हमें फैमिली से भी मिलता है, उस बिलीफ से मिलता है, प्रैक्टिस से मिलता है, ट्रेडिशन से मिलता है, जो हमारे फैमिली में बहुत सालों से चला आ रहा है और वही हमारे मेंबर्स को पास होता है, जिसमें आता है लव एंड केयर, सपोर्ट एंड लॉयल्टी, कम्युनिकेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर है
सोशियो कल्चरल वैल्यूज़ जो कि हमारे सोशल बिलीफ जो हम लोग शेयर करते हैं, कस्टम्स ट्रेडिशन हम लोग जो सोसाइटी और कम्युनिटी के साथ शेयर करते हैं, वहाँ से शेप होता है, वहाँ से वो बिहेवियर हमारा शेप होता है। जैसे रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, हॉस्पिटैलिटी हो गया, ग्रुप लॉयलिटी हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन हो गया। फिर मटेरियल वैल्यूज़ जो होते हैं हमारे लग्जरी में आ जाते हैं, जिसमें हमारे लग्जरी के बारे में होता है, ओनरशिप, स्टेटस और फोकस होता है हमारे फिजिकल ब्यूटी पे। बट इन सब चीज़ों में हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक्सेसिव फोकस से क्या होता है कि हमारे जो स्पिरिचुअल और मोरल प्रायोरिटीज़ हैं वो कम हो जाती हैं। तो इसमें जितना हमें वैल्यू देना चाहिए उतना ही वैल्यू हमें उसमें दे के रखना चाहिए। उससे ज़्यादा हमें उसमें, जैसे किसी को ईगो आ जाता है, वो सब आना ठीक नहीं होता। स्पिरिचुअल वैल्यू वो वैल्यू है जो हमारे बिलीफ में होता है और वो नॉन मटीरियल होता है, जैसे कंपैशन, पीस, फेथ एंड फॉरगिवनेस। फिर आता है मोरल वैल्यूज़। मोरल वैल्यूज़ जो होते हैं वो हमारे जो एक एथिकल बिहेवियर है उसको जस्टिफाई करता है, हमारे अंदर फेयरनेस आता है, जस्टिस इन सोसाइटी आता है, वो हमारे इंडिविजुअल, हमारे राइट्स एंड रॉन्ग्स को, वो जो हमारे सेंस होता है क्या सही है क्या गलत है, उसको पूरी तरह से उसके लिए काम करता है। हमें पता चलता है क्या सही है क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एंड दैट इज ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, फेयरनेस, जस्टिस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑल दीज कम्स इन मोरल वैल्यू. Then we have democratic value. Democratic value are principles that support and sustain the democratic society. अब इसमें क्या आता है, ये प्रमोट करता है राइट को, फ्रीडम को, इक्वालिटी को, जिसमें आ जाता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इक्वालिटी एंड जस्टिस, राइट टू वोट, रिस्पेक्ट फॉर द रूल्स एंड लॉज. फिर है वैदिक वैल्यू, जिसमें मेरे वेदिक्स में, हमारे एंशियंट वेदास में जो टेक्स्ट्स हैं उन सबको स्पिरिचुअली उसको एक्सेप्ट करना, उस पर फोकस करना, जिसमें धर्म, अहिंसा, सत्य, सेवा और ब्रह्मचर्य है, जिसको हम लोग बोलते हैं राइचस ड्यूटी, नॉन वायलेंस, ट्रुथफुलनेस, सेल्फलेस सर्विसेज एंड सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन. ये हो गया हमारा वैदिक वैल्यू. देन थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस. अब थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो था, इट वाज प्रपोज बाय साइकोलॉजिस्ट हार्वर्ड गार्डनर इन 1983. इनके हिसाब से हम जो सोचते हैं कि इंटेलिजेंस जो होता है वो सिर्फ आईक्यू होता है, जो आईक्यू हम लोग मेजर करते हैं वही हमारा इंटेलिजेंस है. इनके हिसाब से ऐसा नहीं है. इनके हिसाब से इंटेलिजेंस बहुत टाइप के होते हैं. एक इंसान में मल्टीपल इंटेलिजेंस हो सकता है. अब वो किस इंटेलिजेंस को किस में कैसे यूज़ करता है, दैट इज़ हिज व्यू पॉइंट. जैसे एक म्यूजिशियन होता है, वो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ म्यूज़िक के बारे में जानता है, उसका इंटेलिजेंस लेवल अलग भी होता है, लेकिन वो अपना ज़्यादा फोकस म्यूज़िक में डालता है क्योंकि उसका इंटरेस्ट वो है. लेकिन इनके हिसाब से इंटेलिजेंस इज़ नॉट ओनली अबाउट IQ, इट इज़ समथिंग मोर देन दैट. दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस और मल्टीपल इंटेलिजेंस. उनके 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस के हिसाब से पहला है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस. लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस उन लोगों में होता है जिनमें रीडिंग, राइटिंग, स्टोरी टेलिंग एंड एक्सप्लेनिंग का स्किल होता है, उनका लैंग्वेज बहुत इफेक्टिव होता है. इस वजह से इस टाइप के इंटेलिजेंस होते हैं उन लोगों में जो राइटर बनते हैं, पोएट बनते हैं, जर्नलिस्ट बनते हैं, पब्लिक स्पीकर बनते हैं. फिर आता है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस. ये नंबर एंड रीजनिंग स्मार्ट लोग होते हैं, जिन लोगों में लॉजिकल बहुत होता है और मैथमेटिकल ऑपरेशन को वो समझ जाते हैं. रीजनिंग बहुत अच्छा होता है इनका. और ये सब किस में होता है, जो मैथमेटिशियंस होते हैं, साइंटिस्ट, इंजीनियर, फिलोसफर्स होते हैं. फिर आता है स्पैटियल इंटेलिजेंस यानी पिक्चर स्मार्ट, जो कि 3D डायमेंशन अपने मन में बना लेते हैं. जैसे आपको कोई कुछ स्टोरी सुना रहा है, आप उसको 3D में देखते हो, अपने आंखें बंद करके आप उसको अपने इमेजिनेशन में 3D में देख लेते हो. और ये सब जनरली आर्किटेक्चर, आर्टिस्ट, पायलट्स एंड स्कल्पचर में होता है. अब इसका मतलब ये नहीं कि ये वाला जो इंटेलिजेंस है ये सिर्फ इनमें है. इसका कुछ पोर्शन किसी बाकी लोगों में भी होता है, बट उनका इंटेलिजेंस किसी एक में ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको मल्टीपल इंटेलिजेंस बोला गया है. फिर है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जो कि अंडरस्टैंड करता है और क्रिएट कर लेता है और अप्रिशिएट कर लेता है म्यूजिक को. वो लोग जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं रिदम में, टोन में, पिच में और मेलोडी में. ये आ जाते हैं कंपोजर्स, म्यूजिशियंस, सिंगर्स एंड कंडक्टर्स. बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस जो होता है वो बॉडी स्मार्ट होता है. उनको बड़े अच्छे से अपने मोटर स्किल्स को हैंडल करना आता है. वो अपने बॉडी मूवमेंट को बड़े सही तरीके से हैंडल कर लेते हैं, इफेक्टिवली यूज़ कर लेते हैं, जैसे एथलेटिक्स, डांसर्स, सर्जन्स एंड क्राफ्ट्समैन. फिर आता है हमारा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जिसमें पीपल स्मार्ट होते हैं. वो जो होते हैं वो लोग अपने बातों से, उनके इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है, इनके सोशल क्यूज़ को बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं लोगों के इमोशंस को और मैनेज कर लेते हैं रिलेशनशिप को. इसमें आता है टीचर, थेरेपिस्ट, सोशल वर्कर्स एंड पॉलिटिशियंस. पर्सनल इंटेलिजेंस, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ इंक्लूडिंग वंस इमोशन, मोटिवेशन, ये सब जानना, जिसमें हम लोग किसी से बात करके पता कर लेते हैं वो कैसा सोच रहा है, कैसा फील कर रहा है, दैट इज़ इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस. जो आ जाते हैं हमारे फिलोसफर्स आ जाता है, साइकोलॉजिस्ट आ जाते हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स आ जाते हैं. फिर लास्ट है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस यानी नेचर स्मार्ट, जो कि एबिलिटी होता है टू रिकॉग्नाइज एंड कैटेगराइज नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स. और ये काफ़ी सारे प्रोफेशंस में यूज़ होता है. देन वी हैव एक्सेप्शनल चिल्ड्रन.
एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में हमारे वो आ जाते हैं जो मेंटली रिटार्डेड हो, जिनका सुनने का, देखने का या बात करने की क्षमता ना हो, या फिर जो गिफ्टेड चाइल्ड हो जो वो सुपर इंटेलिजेंट हो। तो अभी उनके बारे में देख लेते हैं। एक शॉर्ट में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। आप इसको जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर सको एग्जाम में उतना अच्छा है, लेकिन इसमें टॉपिक्स जितने सब हेडिंग्स है सब हमने कवर किए हैं। पहला है मेंटल रिटार्डेशन। जो होते हैं इट इज़ कॉमनली रेफर्ड टू एज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होता है। उनमें उनकी बहुत लिमिटेशन होती है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में। तो ये जो होता है इनका लो इंटेलेक्चुअल फंक्शन होता है। फिर इनका डेवलपमेंट जो होता है डिलेड डेवलपमेंट होता है, स्पीच में हो या मोटर में हो। रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत डिफिकल्टी होता है। और इन सब का होने का कारण क्या होता है? जेनेटिक हो सकता है, प्रीनेटल हो सकता है यानी फीटल अल्कोहल सिंड्रोम इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकता है, पेरीनेटल हो सकता है यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन एट बर्थ, या फिर पोस्ट नेटल हो सकता है जिसमें ब्रेन इंजरी या फिर कुछ अलग टाइप के माल न्यूट्रिशंस हो गए हों। इसमें एजुकेशन में हम उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं? उनको टेलर्ड लर्निंग देना पड़ता है, स्पेशलाइज टीचिंग मेथड देना पड़ता है, लाइफ स्किल ट्रेनिंग देना पड़ता है, और इंक्लूसिव सेटिंग करना पड़ता है। स्पेशलाइज क्लासेस उनके लिए लगाने पड़ते हैं ताकि उनको ईजिली हम लोग पढ़ा सकें। फिर आता है विजुअली इम्पार्टेड जो होते हैं, उनको दिखाई नहीं देता है तो उनको उस वजह से बोलने में भी या सीखने में भी टाइम लगता है। तो उनका रीडिंग और रिकॉग्निशन में भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होता है। पार्शियल या टोटल विजन लॉस हो सकता है उनका। इसके कॉजेज़ हो सकते हैं कंजेनिटल, जिसमें जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाता है, या फिर एक्वायर्ड यानी कोई आई डिजीज़ हो सकता है। और विजुअली इम्पार्टेड जो होते हैं उनके लिए हम लोग ब्रेल लिपि या फिर अलग टाइप के कुछ टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर सकते हैं। फिर इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स उनको सिखाना पड़ता है, उनके अंदर डेवलप करना पड़ता है ताकि उनको अपने डे टू डे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ना हो। फिर है हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिनको सुनाई नहीं देता है उनको भी साइन लैंग्वेज और उनको लिप रीडिंग सीखना पड़ता है। उनका डिलेड स्पीच होता है, सोसाइटी से उनको विड्रॉ कर दिया जाता है क्योंकि बहुत कम्युनिकेशन बैरियर होता है। इसके भी कॉजेज़ क्या होते हैं? उनके होते हैं कि एक्वायर्ड भी हो सकता है जैसे क्रॉनिक ईयर इन्फेक्शन की वजह से, या फिर कंजेनिटल हो सकते हैं यानी जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी हो सकते हैं। प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन की वजह से हो सकता है। और इसमें क्या होता है कि हम एजुकेशन में उनको स्पीच थेरेपी दे सकते हैं, साइन लैंग्वेज लिप रीडिंग सिखा सकते हैं, हियरिंग एड प्रोवाइड कर सकते हैं, स्पेशलाइज टीचिंग मेथड्स होते हैं कितने सारे, उनके लिए वो यूज़ कर सकते हैं। फिर है फिजिकली डिजेबल्ड यानी लोकोमोटर हैंडीकैप जो होते हैं, उन लोगों का क्या होता है? वॉकिंग, रनिंग एंड यूजिंग ऑफ द मोटर स्किल्स इज़ वेरी डिफिकल्ट। उनको ज़रूरत पड़ती है अपने एक सपोर्ट के लिए व्हील चेयर हो, क्रचेज़ हो, प्रोस्थेटिक लिम्स हो, वो सब उनको यूज़ करना पड़ता है क्योंकि उनके बहुत लिमिटेड मोटर स्किल्स होते हैं। कॉजेज़ अगेन उनके हो सकते हैं कि वो कुछ सेरेब्रल प्रॉब्लम हुआ, मस्कुलर प्रॉब्लम हुआ हो, या फिर एक्सीडेंट इंजरी हुआ हो। एजुकेशन के लिए हम लोग उनका क्या कर सकते हैं? फिजिकल थेरेपी दे सकते हैं, फिर उनको डिवाइसेस प्रोवाइड कर सकते हैं, फिर उनका क्लासरूम में एक्सेस ईजी हो तो रैम्प्स बना सकते हैं। उस तरीके से उनका क्लासरूम पहुंचने तक का पूरा रैम्प्स बनाना, या फिर कुछ एक ऐसा पॉसिबिलिटी होना कि बच्चे आराम से क्लास तक जा सके, वो सब पे हमें फोकस करना बहुत ज़रूरी है। गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चाइल्ड वो होते हैं जो सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं, और वो हर चीज़ को बहुत जल्दी इजीली ग्रास्प कर लेते हैं। उनकी एडवांस कॉग्निटिव स्किल होती है, अर्ली मास्टरी होती है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स की, क्यूरियोसिटी और हाईली मोटिवेटेड होते हैं वो लोग। इसका कॉजेज़ क्या होता है कि या तो जेनेटिक हो सकता है, कुछ हिस्ट्री हो सकता है उसका, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर यानी उनको एक्सपोजर उतना कम एज से वैसा मिला हो और इतना सपोर्टिंग लर्निंग एनवायरनमेंट मिला हो। इनको एजुकेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, डिफरेंट टाइप के हम लोग स्पेशलाइज्ड कोर्सेस उनको पहले से एसिलरेट करवा सकते हैं। फिर उनको एनरिचमेंट एक्टिविटी दे सकते हैं, फिर मेंटोरशिप दे सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि वो बाकी बच्चों की भी हेल्प करें क्लास में जो लोग थोड़े सा स्ट्रगल कर रहे हैं पढ़ाई के साथ, तो उससे उनको एक लीडरशिप क्वालिटी और आ जाती है। तो दीज आर द एजुकेशन इम्प्लीकेशंस ऑफ गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चाइल्ड। नाउ हाउ टू फोस्टर क्रिएटिविटी इन स्कूल चिल्ड्रन। स्कूल के बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी कैसे हम लोग इंस्टिल कर सकते हैं? पहला है उनके अंदर क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन भरना। वो कैसे हम लोग डाल सकते हैं? अलग अलग टाइप की एक्टिविटी करा के उनके अंदर वाई, हाउ, व्हेन, व्हाट इस टाइप के क्वेश्चंस लाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे जितना क्वेश्चन करेंगे उनके अंदर उतना एक्सप्लोरेशन वो कर पाएंगे, उतनी क्यूरियोसिटी उनमें बढ़ेगी। तो उस तरीके से हम उनको और ज़्यादा स्मार्ट कर सकते हैं। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर ओपन एंडेड एक्टिविटीज़, जहाँ पे कि या तो बहुत ज़्यादा ओपन एंडेड एज एन उनको रोल प्ले दे सकते हैं, बिल्डिंग विद ब्लॉक दे सकते हैं, फ्री ड्राइंग दे सकते हैं, एक ऐसे एक्टिविटी दे सकते हैं जिसमें कोई भी फिक्स्ड आउटकम ना हो। तो बच्चे उसमें बहुत ज़्यादा आइडियाज़ लगाते हैं, अपने खुद का क्रिएटिव थिंकिंग लगाते हैं, तो उस तरीके से उनका क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उनका जो फेल होने का एक डर रहता है वो नहीं रहता, क्योंकि वो लोग बार बार उस चीज़ पे और ज़्यादा फोकस करते हैं और ज़्यादा उसमें इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी डालते रहते हैं। फिर है क्रिएट अ सेफ एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट। एक सेफ एंड सपोर्ट एनवायरनमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। कैसे? बच्चों को ये बताना कि मिस्टेक्स जो होते हैं वो गलती नहीं, दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न।
अगर आप कुछ गलती करते हो तो आपको उससे कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप कुछ नया सीखो, रिस्क लो, एक्सपेरिमेंट्स करो। तो इस तरीके से क्या होता है कि बच्चों को हम लोग और ज़्यादा एक्सप्रेसिव और क्रिएटिव बना सकते हैं। ठीक है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें टीचर्स के पास बिना डरे, चाहे आर्ट, म्यूज़िक, राइटिंग, उनको जो भी पसंद है उस चीज़ को एक्सप्रेस कर सकें, और इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड भी फील करते हैं। देन इंटीग्रेट क्रिएटिव आर्ट्स इनटू द करिकुलम। क्रिएटिव आर्ट्स में आ जाता है ड्राइंग, थिएटर, पेंटिंग, म्यूज़िक, डांसिंग, ये सब टाइप के आर्ट्स जो कि हम लोग क्लास में इंस्टिल कर सकते हैं। उससे बच्चे अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनको पता चलेगा कि वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, क्या वो अच्छा कर सकते हैं, और उनके अंदर क्रिएटिविटी, लिटरेरी और कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। एनकरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अब ये कैसे कर सकते हैं हम लोग? प्रॉब्लम सॉल्विंग दे सकते हैं अगर हम उनको यूजुअली मैथ्स एंड साइंस में उनको कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस दे दें कि वो एक्सप्लोर करें। ठीक है, उनको कुछ भी ऐसे मल्टीपल सोल्यूशंस के प्रॉब्लम्स दे दें जिसमें उनको क्रिटिकली सोचना पड़े, वैसा कुछ प्रॉब्लम दे दें। या तो उनको एंगेज करें हम लोग कि वो कुछ एक जैसे यहाँ पे दिखाएंगे स्टूडेंट्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स दैट आर रेलिवेंट टू देयर लाइव्स और द होल वर्ल्ड अराउंड देम, मेकिंग देम लर्निंग प्रोसेस मोर एंगेजिंग एंड कनेक्टेड टू क्रिएटिविटी। इस तरीके से हम उनका क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ा सकते हैं। फिर इनकॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल टूल्स। डिजिटल टूल्स हमें क्लास में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, वो चाहे हमारे वाइट बोर्ड्स हों, कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट्स हों, या फिर वीडियोज़ हों, डिस्कशंस हों। इन सब चीज़ों से, एनिमेशन से, वीडियो से, वेबसाइट से बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं क्लास में। उनका पार्टिसिपेशन क्लास में 100% बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगता है क्लास, जब वो विजुअल्स देखते हैं, ऑडियो सुनते हैं, वीडियोज़ देखते हैं। तो ये सब चीज़ें बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देती हैं उनके अंदर। तो इस तरीके से हम लोग टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल टूल्स को इनकॉर्पोरेट करके क्लास में बच्चों को और ज़्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं। तो एनकरेज कोलैबोरेशन में क्या होता है कि बच्चे मिलकर काम करते हैं टीम वर्क में, तो उस तरीके से उनके अंदर बहुत क्रिएटिविटी स्टिमुलेट होती है, उनके व्यू पॉइंट्स और डाइवर्स आइडियाज़ निकल के आते हैं। इस तरीके से वो बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं। प्रोवाइड टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। अलाउ स्टूडेंट्स some quiet time to think and reflect on their work. Reflection fosters deeper understanding and creativity by helping student connect new ideas with existing knowledge. स्टूडेंट को एनकरेज करना है कि वो जर्नल्स बनाएं, पोर्टफोलियोज़ को बनाएं, ताकि उनके अंदर थॉट्स जो भी हैं वो उसको लिखें, उसको लिख के वो चीज़ जो होता है उनके माइंड को रिफ़्रेश करने में बहुत हेल्पफुल होता है। फिर गिव स्टूडेंट्स टाइम टू वर्क इंडिपेंडेंटली। उनको इंडिपेंडेंटली काम करने का टाइम दो, जहाँ पे वो अपना क्रिएटिव इंटरेस्ट, अपना प्रोजेक्ट्स कर सकें। तो उन पे ज़्यादा प्रेशर या डेडलाइन नहीं होना चाहिए। तो टाइम अगर उनको दिया जाएगा तो वो बहुत ईजिली अपने काम को रिफ्लेक्ट कर सकेंगे। एक्सपोज चिल्ड्रन टू वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंसेस। बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ उनको एक्सपोज कराओ। जैसे उनको ट्रिप में लेके जाओ, कहीं कॉलेज लेके जाओ, कहीं बैंक्स लेके जाओ, नेचुरल रिजर्व लेके जाओ, म्यूज़ियम लेके जाओ। जितना एक्सपोजर रहेगा बच्चों का उतना ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा। उनको म्यूज़िक, आर्ट, ये सब में इनवाइट करो, कि किसी एक रिनाउंड पर्सन्स को इनवाइट करो। वो अपना जो भी उनका एक जो उनका लाइफ था, कैसा था, उन्होंने कैसे अपने लाइफ में इतना अचीव किया, वो सब इन्फॉर्मेशन जब बच्चों के पास जाएगी वो और ज़्यादा एक्सपोज होंगे, उनको और ज़्यादा पता चलेगा, एंड दिल बी वेरी कनेक्टेड। फिर मॉडल क्रिएटिव बिहेवियर। बी अ रोल मॉडल। टीचर का रोल मॉडल होना बहुत ज़रूरी है। उनके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक मेथड उनको यूज़ करना चाहिए। टीचर्स को उतना एम्पैथेटिक होना चाहिए, और इस तरीके से उनको बच्चों के सामने रहना चाहिए कि बच्चे उनको अपना रोल मॉडल मानें। शो स्टूडेंट्स दैट क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स एम्ब्रेसिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड बीइंग ओपन इन न्यू आइडियाज़। उनको ये सब सिखाना बहुत ज़रूरी है एज अ टीचर. So here we complete the chapter. Thank you for watching. Stay tuned for more videos.